एक गांव में प्रसाद और राम नाम के दो दोस्त रहते थे। स्मृति के प्रतीक के रूप में उन्होंने एक साथ एक घर बनाया। G+1 हिस्से में प्रसाद और उसकी पत्नी शारदा, साथ ही उनका 30 साल का बेटा रमेश खुशी खुशी रहा करता था, और बाकी हिस्से में राम अपनी पत्नी वसुंधरा और 25 साल की बेटी अनामिका के साथ खुशी खुशी रहता था। उन दोनों की पत्नियां वसुंधरा और शारदा बारी बारी सब काम करती थी, पानी डालना, वहाँ पे रंगोली देना भी। तभी एक दिन प्रसाद और राम अपने घर के सामने बगीचे में कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। वहाँ प्रसाद रमेश के रिश्तों के बारे में बातचीत कर रहे थे और राम अपनी बेटी अनामिका के रिश्तों के बारे में। पर शारदा वसुंधरा दरवाजे के पास बैठकर एक दूसरे की बड़ाई हाँके जा रही थी। अब क्या कहूँ, मेरे बेटे के लिए तो बाहर के देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ से लड़कियाँ फोन कर करके कह रही है शादी कर लो, शादी कर लो। शारदा की बातें सुन के वसुंधरा का मुंह बन जाता है और वो मजाक में कहती है, अरे दीदी, उन लड़कियों का छोड़ो, वो लड़ाकिन गौरी भी तो कहती है जिसने तुम्हें उधार दिया था। सही है या गलत दीदी? हमें तो ये भी नहीं पता वो देखने में भी कैसी है। हाँ दीदी, आपको कैसे पता होगा, आप तो वैसे इंसान है ही नहीं। इस तरह कहकर वो हंसने लगती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। ज्यादा हंसो नहीं बहन, बच्चे देखकर डर जाएंगे कि पता नहीं गधा क्यों हंस रहा है। इस तरह देखते ही देखते वो एक दूसरे की खिंचाई करती है। फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे का बाल खींच के लड़ने लगती है। इधर दोनों की पत्नियां लड़ाई कर रही थी, उधर दोनों अपने अपने बच्चों की शादी की बातें वहाँ कर रहे थे। तुमने जो कहा वो मेरे दिमाग में था। काफी दिनों से मैं सोच रहा था, चाहे तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, पर तुम बेटी के बाप हो। अपनी बेटी की खुशी के अलावा जीवन में कुछ नहीं होता। तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, और मेरी बेटी के लिए रमेश से ज्यादा बेहतर रिश्ता भी नहीं। हम दोनों चाहेंगे तो होगा क्या? हमारी पत्नियों की भी राय चाहिए। शारदा, वसुंधरा, इधर आना जरा। जैसे ही प्रसाद शारदा और वसुंधरा को बुलाते हैं, वो दोनों अपनी लड़ाई बंद करके बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह वहाँ पे आ जाती है। देखो, मैं और राम ने मिलकर एक फैसला लिया है और उस फैसले को तुम लोगों को भी मानना पड़ेगा। मानोगी ना? मुझे गलत मत समझिएगा, आप कह रहे हो आपकी बात मानने के लिए, पर वो बात तो आप जानते हैं। पहले हमें वो बात तो बताइए। हम चाहते हैं कि अनामिका और रमेश की शादी हो। अब तक हम दोस्त रहे हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे। उनकी बातें सुन के शारदा और वसुंधरा एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। नए रिश्ते नए चेहरे के साथ शादी कराने से बेहतर है जिनको हम जानते हैं उन्हीं से शादी कराए। ये सब हमारे कहने से ही नहीं होगा भैया, बच्चों की भी तो राय चाहिए। फिर वसुंधरा के बुलाने पे रमेश और अनामिका वहाँ पे आते हैं। पिताजी, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। असल बात यह है कि मैं और अनामिका बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं, यही पूछने वाले थे। हाँ पिताजी, मैं रमेश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग बातचीत करते हैं और अच्छा मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश की वो शादी करा देते हैं। फिर अनामिका का अपना नया परिवार शुरू होता है। फिर एक हफ्ते बाद शारदा का घर के सामने रंगोली बनाने की बारी आती है। जब इस बात के लिए अनामिका कहीं नजर नहीं आई तो वो गुस्से में कहने लगी, अनामिका। जैसे उसने आवाज लगाई, रसोई में मौजूद वसुंधरा बाहर निकल आई। आवाज सुन के अनामिका भी ऊपर से सीधा शारदा के पास नीचे आ गई। बताइए सासू माँ। ये क्या, अभी तक पानी छिड़क के तुमने रंगोली नहीं दिया? मुझे तो ये सब नहीं पता। तुम्हारी माँ ने पाला है ना, तुम्हें कैसे पता होगा? शारदा वसुंधरा को गुस्से से देखने लगती है। बदले में वसुंधरा भी शारदा को गुस्से से देखती है। बेटी के नाम पे शारदा मुझे खरी खोटी सुना रही है। ये सब बहाने मत दो अनामिका, जाओ पानी छिड़क के रंगोली दो, नहीं तो जिसने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं उसी की गलती दिखेगी। इस तरह कहते हुए वो वसुंधरा को देखती है। अनामिका पानी छिड़कने के नाम पे पूरा पानी जाके शारदा पे ही गिरा देती है। ये देखकर वसुंधरा मुस्कुराती है। अगर माँ कामकाजी होगी, संस्कारी होगी, तभी तो बेटी भी वैसी होगी। अगर माँ को ही कुछ नहीं आता हो तो बेटी कहाँ से सीखेगी? यही तो सवाल है। सुन लो शारदा,
ये सब मैं इसलिए सह रही हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू है, नहीं तो मैं छोड़ती नहीं। मेरे ईंट उठाने वाले हाथ हैं, एक पड़ गए ना तो फिर हाय भगवान निकलेगा। मेरे हाथ भी कोई केले के छिलके नहीं है, आटे गूंद गूंद के वो भी मजबूत हो गए हैं। एक मुक्के से ही बिना वीजा के ही तुम नासा पहुँच जाओगी। नासा कम और नायडू का संतरे का खेत लग रहा है। इस तरह एक दूसरे से वो तर्क वितर्क करने लगती है। उसी बीच अनामिका को जितना आता था वो रंगोली बनाती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। एक दिन शारदा और उसके परिवार चाहते थे कि अनामिका खाना पकाए, इसीलिए उन्होंने राम और उसके परिवार को न्योता भेजा। सभी लोग आके डाइनिंग टेबल पे बैठे। बहू, आज रविवार है, आज तुमने क्या स्पेशल बनाया है? सारे स्पेशल आइटम्स ही है माँ जी, बस चख के बताइए सब कैसे बने हैं। इतना कहकर शारदा डाइनिंग टेबल के पास जाती है पकवानों को चख के देखने के लिए। एक बर्तन में दाल की जगह रसम है, ऊपर से रसम में भी नमक नहीं है, दूसरा सांबर में मसाला ही नहीं है। अपने माँ पिताजी को ये पकवान खिलाओ बहू, इन्हें तो देखकर ही मेरा पेट भर गया। इस तरह बिना कुछ खाए ही शारदा अपनी बहू अनामिका को डांट फटकार लगाने लग जाती है। वसुंधरा छोड़ती नहीं, वो भी लड़ने में लग जाती है, बाल पकड़ के नोचा नोची करती है। फिर एक दिन शारदा अनामिका को कुछ काम करने को कहती है। बिना सुने ही अनामिका घंटों भर फोन पे बात करने लगती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अनामिका को एक थप्पड़ लगाती है। अब अनामिका को भी गुस्सा आ जाता है। वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं निकाला तो आप मुझे मारेंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर वो ऊपर से सीढ़ियाँ होकर नीचे आ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका और उसके परिवार से बातचीत नहीं कर रहे थे, वो बस अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक दिन रमेश अनामिका से पूछता है, सुबह वॉशिंग मशीन से बिना कपड़े निकाले हुए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें की हो, ऊपर से तुम अपने मायके चली गई, ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से कहने पर अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अच्छे से सोचती है, फिर वो ऊपर आती है और अपनी गलतियों के लिए अपने सास ससुर से वो माफी मांगती है। तब से वो एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। रमेश हाथ में छड़ी लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर भेड़ियों को देख रहा था। तभी उसकी माँ शारदा और पिताजी प्रसाद दोनों वहाँ पे आते हैं। बेटा रमेश, मैं और तुम्हारे पिताजी घर जा रहे हैं, अंधेरा होने से पहले भेड़ियों को लेकर घर आना। ठीक है माँ। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अंधेरा होने पर रमेश एक बड़े से घर के पीछे चला जाता है। वहाँ पिछवाड़े में एक शेड था, वहाँ भेड़ों को भेजकर वो खुद अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर करीबन रात के 1 बजे गांव के अंत में एक पेड़ के नीचे सीमेंट बेंच पर मलेश बैठा हुआ था। अपने सेलफोन पे देखता है रात के 1 बज चुके हैं। ये क्या, आज रात में अनामिका भेड़ चुराने आई नहीं? ये चोर बहू रानी आज कर क्या रही है? ऐसा कहते हुए मलेश एक सिगरेट जलाता है। ठीक उसी वक्त टॉर्च लाइट जला के बहू अनामिका भेड़ों के शेड के सामने खड़ी थी, जहाँ 50 भेड़ थे। बस नाम के ही मैं अमीर घर की बहू हूँ, पर मैं तो भेड़ चुराया करती हूँ, वो भी किसी और की नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे ही है। अब मैं तो अमीर घर से हूँ, मुझे पब पार्टीज ये सब करने में अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने पति या सासू माँ से 10-20 हज़ार मांग लेती हूँ तो पूछने लगते हैं कि क्या जरूरत है। इस तरह के सिली क्वेश्चंस। आपको तो पता ही है ना फ्रेंड्स कि हमारा परिवार कैसा है। फिर वो टॉर्च जला के भेड़ियों को देखने लगती है। उधर शारदा बड़े से घर में बिस्तर पे सो रही थी। अचानक से वो नींद से उठ के बैठ जाती है। बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल था, वहाँ से पानी लेकर वो पीती है। तभी प्रसाद की भी आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं, क्या हुआ शारदा, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं जी, बार बार ऐसा लग रहा है कि भेड़ मुसीबत में है। अभी भी तुम भेड़ों के बारे में सोच रही हो? उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। उन्हें पिछवाड़े में झोपड़ी में रखा है, अपनी आंखों की पुतली की तरह देखभाल करती हो। हमारे भले के लिए, चलिए देख कर आते हैं। इतना कहकर शारदा अपने बेडरूम से बाहर आके जाने लगी। मल्लेश बेंच से उठ गया और इधर उधर घूम रहा था, सेलफोन देख के समय काट रहा था। अनामिका भेड़ों के झोपड़ी में खड़ी थी और भेड़ों को देख रही थी। छोटा हो या बड़ा, लोगों की नजरों से बचाकर मैं कई दिनों से मल्लेश भाई को भेड़िया बेच रही हूँ। उनके दिए हुए पैसों से मैं अपनी अय्याशी करती हूँ, पर जब मैं ज्यादा पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं कोई मजबूत और ताकतवर भेड़ उठाकर ले आने के लिए।
तभी वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे। पर इनमें से मजबूत और ताकतवर कौन है मुझे कैसे पता चलेगा? जब वो इस तरह से भेड़ों को देख ही रही थी, तभी अनामिका को पायल की आवाज सुनाई देती है। जल्दी से वो टॉर्च की बत्ती बंद कर देती है और कोने में जाके वहीं पे भेड़ बन के देखने लगती है। ठीक उसी दौरान सासू माँ शारदा टॉर्च बत्ती लेके भेड़ों के झोपड़ियों में आती है। टॉर्च जला के वो भेड़ों को देखने लगती है। सारे भेड़ ठीक है, मैं ही बेकार का सोचते रहती हूँ। भेड़ों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अब मेरा मन शांत हुआ। इस तरह कहकर वहाँ से शारदा चली जाती है। भेड़ों के बीच से अनामिका उठती है। फिर बिना देर किए जल्दी से एक शक्तिशाली भेड़ को उठाकर अपने कंधे में लेती है और गेट खोल के मिट्टी के रास्ते से चल के आती है। बाप रे, क्योंकि मैं अमीर परिवार से थी, सम्मानित परिवार से थी, इसीलिए जीवन सुखमय होगा ये सोचकर शादी के नाम पे इस सासू माँ शारदा के घर पे मुझे छोड़ दिया गया। अब लोगों को क्या पता, यहाँ पे मैं भेड़िया बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं उससे अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रही हूँ। इस तरह कहते हुए वो पेड़ के पास आती है। भेड़ को वो नीचे उतारती है। टॉर्च की बत्ती जला के मल्लेश भेड़ को देखता है। फिर पैसों की गड्डी निकाल के वो अनामिका के हाथ में रख देता है। अनामिका भी खुश होकर उन पैसों को लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। हर दिन शारदा, प्रसाद और रमेश के सोने के बाद अनामिका भेड़ की झोपड़ी में आती थी। एक भेड़ वहाँ से उठाती थी और जाके मल्लेश को बेच आती थी। वहाँ से जो पैसे मिलते थे उसी से वो पार्टी करती थी, खरीदारी का आनंद लेती थी। तभी एक दिन शारदा, मैंने पैसे नहीं दिए, हो सकता है बेटे ने दिया। शारदा इस तरह सोचती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ अनामिका को इतने पैसे क्यों दे रही है। रमेश इस तरह सोचता है। फिर शारदा और प्रसाद एक दिन गांव जाने लगे तो गांव जाने के लिए बस स्टैंड जाते हैं। रास्ते में उन्होंने मल्लेश का मटन शॉप देखा और वहाँ पे 2-3 भेड़ भी देखे। शारदा को थोड़ा संदेह हुआ। वो मल्लेश के दुकान में चली गई। शारदा को देखते ही मल्लेश बहुत घबरा गया, पर अपनी घबराहट ना दिखाते हुए कहने लगा, बताइए मैडम, यहाँ मटन चाहिए। मटन तो मैं लूंगी मल्लेश, पर ये बताओ ये भेड़ कहाँ से मिले? ये मेरे भेड़ की तरह क्यों लग रहे हैं? ये सुनते ही मल्लेश अब डर गया। वो घबराते हुए कहा, ये सही नहीं कह रही मैडम, ऐसे भेड़ बस आपके ही हो सकते क्या? आप तो भेड़ बेचती भी नहीं, फिर मुझे आपके भेड़ कहाँ से मिलेंगे बताइए। वो बात भी सही है। वो कह ही रही थी तभी प्रसाद उसे आवाज लगाते हैं, शारदा बस आ गई है, चलो। कार से जाने को कहा तो ना कह दी। उनके बुलाने पे शारदा बस के पास आ जाती है। फिर दोनों बस पे बैठ के चले जाते हैं। इसी तरह वो दिन खत्म हो जाता है। फिर रात के वक्त वो दोनों घर लौट आते हैं। एक दिन शारदा जब भेड़ों के झोपड़ियों के पास खड़ी थी तो शारदा को थोड़ा संदेह होता है। ये रोज रोज भेड़ कम कैसे हो जा रहे हैं? हो क्या रहा है? कहीं बेटा रमेश इन्हें बेच तो नहीं रहा है? देखना पड़ेगा। इस तरह सोचती है। फिर जब रमेश भेड़ों की देखभाल कर रहा था, वो पेड़ के पीछे खड़ी होकर नजर रखने लगी। रमेश एक भी भेड़ को नहीं बेचा, बड़े प्यार से देखभाल किया और सावधानी से उन्हें घर वापस ले आया। फिर एक दिन शारदा को नींद नहीं आ रही थी तो वो भेड़ों के झोपड़ी के पास आती है। तभी देखती है कि बहू अनामिका उसी तरफ आ रही है। बहू इस वक्त यहाँ? अनामिका को देखकर शारदा छिप छिप के उसे देखने लगती है। अनामिका आके एक भेड़ उठाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शारदा अनामिका के अलमारी में पैसे देखती है तो वो पूरी बात समझ जाती है। उन पैसों को अलमारी से लेकर शारदा हॉल में आती है। देखो बहू, तुम शहर की लड़की हो। मुझे लग रहा था कि बेटा तुम्हें पैसे दे रहा है। बेटे से बात करने के बाद पता चला मैं और बेटे तो तुम्हें पैसे दे नहीं रहे हैं। तुम्हें लगा कि तुम पैसे मांगोगी तो हम देंगे नहीं। अब से तुम्हें जब भी पैसे चाहिए तुम अलमारी से ले सकती हो। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका मन ही मन बहुत घबरा गई और फिर वो सोचने लगी, सासू माँ समझ गई है कि मैं ही भेड़ चुराती हूँ, पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। आज से कसम खाती हूँ मैं कभी भी भेड़ चोरी नहीं करूँगी। ज्यादा खर्च किए बिना संस्कारी बहू बन के घर पे रहूंगी। इस तरह सोचते हुए अनामिका अगले दिन से ही घर का कामकाज करने लगी, खाना पकाने लगी और सभी के साथ मिलजुल के सुखी सुखी जीवन बिताने लगी।